नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे सुनामी के बारे में और जानेंगे सुनामी से संबंधित उन सभी तथ्यों को जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं और सुनामी क्या है, इससे फ़ायदे क्या हैं वगैरह वगैरह के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सुनामी है क्या। देखिए दोस्तों, सुनामी का जो प्रोनाउंसिएशन है उसी में एक आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ से बनता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो सुनामी आपको याद रखना कि जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का आशय यह होता है कि समुद्री लहरों का एक ऊंचाई में जाना और तटों को अव्यवस्थित स्वरूप में कर देना। यही क्या है, सुनामी की एक विशेषता है। तो सुनामी अगर हम सामान्य शब्दों में जानने की कोशिश करें तो सुनामी का आशय ये है कि समुद्री लहरों का अनियंत्रित होकर तटों की तरफ बढ़ना ही क्या है, सुनामी कहलाता है। याद रखिएगा, ये जापानी भाषा का शब्द है। दूसरी चीज़ हम जाने कि सुनामी को अगर हम देखें तो जब ये मान लीजिए समंदर का ये क्षेत्र है, तो समंदर के जब बीच से ये उठेगा, मान लीजिए यहाँ से उठता है ये, तो तटों की तरफ पहुँचते पहुँचते क्या होता है, ये एक लंबी यात्रा तय करता है। तो जब ये बीच में रहता है तो इसकी लंबाई ज़्यादा रहती है। जब समंदर के बीच में लहरें चलती हैं तो उसकी लंबाई ज़्यादा रहती है और ऊंचाई कम रहती है। जैसे जैसे ये तटों की तरफ बढ़ती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है और लंबाई कम हो जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि सुनामी का समंदर से तटों की तरफ बढ़ने पर लंबाई छोटी एवं ऊंचाई अधिक हो जाती है। इसी को दोस्तों बोलते हैं सुनामी के टर्म में स्वेलिंग इम्पैक्ट या स्वेलिंग इफेक्ट। इसको ध्यान में आप रखिएगा, स्वेलिंग प्रभाव बोलते हैं, इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। ये आपसे पूछ सकता है कि स्वेलिंग प्रभाव का संबंध किससे है। तो स्वेलिंग प्रभाव का संबंध सुनामी से है। सुनामी का बीच क्षेत्र से तटों की तरफ पहुंचने पर जिस तरीके से लंबाई में कमी और ऊंचाई में वृद्धि होती है, उसी को स्वेलिंग इम्पैक्ट से नाम से हम जानते हैं। दूसरी बात, अगर हम देखें कि सुनामी आने से क्या हमें प्राप्त होता है, तो आप देखेंगे कि सुनामी जब भी आती है तो बड़ी मात्रा में समुद्री जीवों को क्या करती है, तटों पर ला देती है। जैसे मछलियाँ क्या हैं, बड़ी मात्रा में तटों पर आ जाती हैं, अन्य जीव बड़ी मात्रा में तटों पर आ जाते हैं। इससे होता क्या है कि हमें उन जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कई बार ऐसा होता है कि जिन जीवों से अभी तक हमारा परिचय नहीं है, मानव का परिचय नहीं है, वो जीव भी तटों पर आते हैं, जिससे उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर सरकार उनसे संबंधित जो भी प्रयोजन कर पाती है, मान लीजिए संरक्षित नहीं है तो उनका संरक्षण करती है। वो क्या आवश्यक है, किस तरीके से हमारे पारतंत्र में उनका क्या उपयोग किया जा सकता है, उस पर सरकार और वैज्ञानिक नवोन्वेष के माध्यम से ध्यान देते हैं। तो जीवों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा क्या होता है, कई बार समुद्र की गर्त में छुपे हुए कुछ ऐसे खनिज या धातुएं होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी बात क्या है, कई बार इनके आने से तटों पर फैली गंदगी भी साफ हो जाती है। समुद्री लहरों के आने से बड़ी मात्रा में जब यही लहरें चलती हैं, इन्हीं को सुनामी कहा जाता है। तो इन्हीं तरंगों के माध्यम से कई बार क्या होता है, तटों की सफाई भी अच्छे तरीके से हो जाती है। परंतु कई बार ये भी होता है कि जब थोड़ी मात्रा में सुनामी की तरंगे पहुँचती हैं, लहरें पहुँचती हैं, तो उससे क्या होता है कि तटों पर अव्यवस्था या गंदगी भी फैल जाती है। तीसरी बात, सुनामी के बारे में जानकारी के लिए जो स्रोत हैं कि किस तरीके से हम सुनामी के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके, उसको आप देखेंगे तो एक तकनीकी है जिसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों डार्ट। क्या बोलते हैं, डार्ट। तो आपसे कभी प्रश्न कर सकता है कि डार्ट किससे संबंधित है, सुनामी से संबंधित है। डार्ट क्या है, तो इसको रखिएगा कि डीप ओशियन असेसमेंट, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी।
सुनामीज। ठीक है, तो ये तकनीकी क्या है, डार्ट क्या है, सुनामी संबंधित है, डीप ओशियन असेसमेंट रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न यहाँ से बना सकता है वो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसके माध्यम से हम समुद्र में आने वाले भूकंपों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए अभी हम चर्चा करेंगे कि आखिर सुनामी आने के पीछे कारण क्या होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस तकनीकी के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं कि जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं उन पर किस तरीके से जल्द हम जन जागरूकता या सूचनाओं को प्रसारित कर पाएँ, उसका भी प्रबंधन डार्ट तकनीक के तहत ही किया जाता है। इसको आपको याद रखना है, डीप ओशियन असेसमेंट रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी को ही क्या बोलते हैं, डार्ट बोलते हैं। आपसे सीधे पूछ सकता है डार्ट का संबंध किससे है, तो सुनामी से संबंधित है ये। ठीक है, दूसरा इसी के तहत एक प्रयोग किया जाता है सोनामीटर का। आपसे पूछ सकता है कि सोनामीटर का प्रयोग किसके तहत होता है, तो सोनामीटर का प्रयोग जो है समुद्री भूकंपों को मापने में किया जाता है। समुद्री भूकंप जो आते हैं अर्थात जो समुद्र के सतह पर या अंदर, सतह का मतलब अंदर सरफेस उसका जो एरिया है वहाँ पे जो भूकंप आते हैं उसका मापन किससे करते हैं, सोनामीटर से करते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपसे सुनामी से संबंधित पूछे जाते रहे हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें कि अभी तक आए सुनामियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, या यूँ कहें कि सुनामी से संबंधित अन्य कौन से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो कुछ आपको याद रखना। जैसे भारत सर्वाधिक सुनामी से प्रभावित 2004 में हुआ था, तो आपसे जैसे प्रश्न बने भारत के रेफरेंस में ना पूछकर मान लीजिए वो पूछे कि हिंद महासागर में सुनामी की त्रासदी का सामना कब किया गया, तो 2004 में। जबकि प्रशांत महासागर में बड़े स्तर पर सुनामी जो है 2011 में इस तरह की घटना की गई। परंतु मान लीजिए आपसे पूछता है कि सुनामी की सर्वाधिक घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रशांत महासागर उत्तर देना है। तो सुनामी की सर्वाधिक घटनाएं प्रशांत महासागर में घटती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक ज्वालामुखी घटनाएं भी यहाँ पे घटती हैं। तो सुनामी से संबंधित ये कुछ ऐसे प्रश्न रहे हैं जिनका उत्तर देकर आप आसानी के साथ अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।